असैसिन्स क्रीड ब्रदरहुड एजियो ऑडिटोरी द फिरेंसे की ज़िंदगी का अगला पार्ट। अब जिन लोगों ने असैसिन्स क्रीड 2 की स्टोरी नहीं देखी है, मैं उनको बोलूँगा कि एक बार उस गेम की स्टोरी ज़रूर देख लो, वरना इस गेम की स्टोरी को समझने में हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएँ, क्योंकि कैरेक्टर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा उटपटांग नामों वाले हैं इन गेम्स में, और उनकी स्टोरी आर्क्स भी तुम्हें पता होना चाहिए जिससे कि तुम इस गेम की स्टोरी को अच्छे से समझ पाओ। और फिलहाल के लिए ज़्यादा टाइम की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी वीडियो। इस गेम की स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे असैसिन्स क्रीड 2 की स्टोरी ख़त्म हुई थी, और वहीं से होती है, मेरा मतलब है कि एग्जैक्ट उसी पॉइंट से स्टार्ट होती है। मतलब उस गेम की स्टोरी और इस गेम की स्टोरी के बीच में सेकंडों का भी अंतर नहीं है ठीक से। और इधर हम देखते हैं कि एजियो ऑडिटोरी वहाँ पर, क्योंकि उसने पिछले गेम में अपने मेन एंटागोनिस्ट को ज़िंदा छोड़ दिया था, जी हाँ, रॉड्रिगो बोर्जिया को ज़िंदा छोड़ दिया था, तो वहाँ पर से वो अंकल मारियो के साथ निकलता है मिनर्वा से बात करके। अब ये मिनर्वा कौन है ये तुम असैसिन्स क्रीड 2 की स्टोरी में देखना, क्योंकि इधर एक्सप्लेन करने गया तो बहुत लंबा हो जाएगा। और एजियो ऑडिटोरी का ये जो अंकल है, इसके बारे में भी तुम्हें असैसिन्स क्रीड 2 की स्टोरी में ही मिल जाएगा, जो भी इंट्रोडक्शन है। तो मैं इधर इस वीडियो में वो सारी बातें बता करके तुम लोगों का टाइम ख़राब नहीं करूँगा। एजियो यहाँ पर अपने अंकल के साथ ऑडिटोरी विला पहुँचता है, जहाँ पर उनका असैसिन हाइड आउट बना हुआ था, जहाँ पर सभी के सभी असैसिन इकट्ठा होकर के मीटिंग करते थे। अब उस जगह पर आकर के एजियो उन सभी असैसिन्स को बताता है कि मैंने रॉड्रिगो बोर्जिया को जिंदा छोड़ दिया है। अब ये बात सुनने के बाद उसके जो फेलो असैसिन्स होते हैं वो कतई भी खुश नहीं होते, लेकिन यहाँ पर एजियो उन्हें मिनर्वा के बारे में भी बताता है। हाँ, जो मतलब इंसानों से पहले जो लोग थे, उन्होंने जब एजियो से किसी तरीके से कांटेक्ट किया तो उस बारे में भी ये जो एजियो है अपने फेलो असैसिन्स के लिए बताता है कि मैंने उनसे भी बात की, और वो किसी अलग ही टॉपिक पर बात कर रहे थे, जो कि एजियो को कतई भी समझ में नहीं आया कि क्या बारे में बात हो रही है। बस उसे एक नाम समझ में आया जो था डेजमंड माइल्स, लेकिन वो भी उसके लिए अभी बिल्कुल अनजान था। इस मीटिंग के बाद एजियो ऑडिटोरी अपने कमरे में चला जाता है, और वहाँ पर हम देखते हैं कि एजियो की फ्रेंड, जो कि असैसिन्स क्रीड 2 से ही उसके साथ है, जिसका नाम है कैटरीना, वो उसके कमरे में आती है। और तब हमें पता लगता है ये केवल दोस्त नहीं थे, एक दोस्त से कहीं ज़्यादा थे। एजियो वहाँ कैटरीना के साथ इंटीमेट होता है। इस सब के बाद हमें पता लगता है कि अगली ही सुबह एजियो के उस ऑडिटोरी विला या फिर वो जो कैसल था उधर हमला हो चुका है। अब ये हमला किसने किया है अभी तक एजियो ऑडिटोरी को नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर वो फटाफट से कपड़े पहन करके बाहर निकलता है। I have to find Mario and rally the troops. My men are in the courtyard. I aim to lead them around back and flank our attackers. Stay out of sight. बाहर उसे अंकल मारियो मिलते हैं, जो कि एप्पल ऑफ ईडन को जो है अपने साथ ले जाते हैं सेफ्टी के लिए, और एजियो से कहते हैं कि तू किले की दीवारों की रक्षा कर, मैं एप्पल को बचाता हूँ। एजियो ऐसा ही करता है, वो किले की दीवारों को बचा के रखता है जब तक कि उस किले में से सभी लोग सुरक्षित बाहर नहीं निकल जाते। लेकिन तभी एजियो छत पर से देखता है कि उसके अंकल मारियो जो हैं वो दुश्मन की गिरफ्त में हैं, और वहाँ पर उसका दुश्मन अंकल मारियो के ऊपर गोली चला देता है। और तब वो वहाँ पर ये चीज़ भी देखता है कि कैटरीना भी जो है अभी उसके चंगुल में है, एक हॉस्टेज है। अब तुम लोगों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बता दूं कि ये उसका नया एनिमी है कौन। ये नया एनिमी है रॉड्रिगो बोर्जिया का बेटा, जी हाँ,
असेसिन्स क्रीड 2 में जो तुमने रॉड्रिगो बोर्जिया देखा था ना, एक नंबर का चुकंदर, ये उसी का बेटा है, लेकिन उससे बहुत बड़ा चुकंदर है। अब इस गेम में इसकी क्या स्टोरी चलने वाली है वो तो खैर तुम लोग आगे देख ही लोगे, लेकिन मैं एडवांस में बता देता हूँ कि ये जो है रॉड्रिगो बोर्जिया का बेटा है। इसकी एक बेटी भी है जो बगल में तुम देख पा रहे हो इस सीन में, ये इसकी बेटी है, मतलब चेज़ारे बोर्जिया की बहन हुई रॉड्रिगो बोर्जिया की बेटी है। अब इस सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एजियो ऑडिटोरी को गोली लग जाती है और वो छत पर से नीचे गिर जाता है। You and your little group of assassins. And this! Give me the gun his friend fashioned for us. We've had too much bloodshed. I think the cleansing is in order. So consider this an invitation from my family to yours. एजियो थोड़ी देर बाद होश में आता है और वहाँ पर सैनिकों से लड़ता है, और अब क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचा था तो वो अपनी बहन और माँ को वहाँ से सुरक्षित निकालता है, क्योंकि अब वो इन्हें खोने का रिस्क कतई भी नहीं ले सकता था। एजियो यहाँ पर अपनी माँ और बहन से कहता है कि तुम फिरेंसे के लिए निकलो और मैं वापस जा रहा हूँ रोम में इस चेज़ारे बोर्जिया की ऐसी की तैसी करने के लिए। लेकिन क्योंकि एजियो ऑडिटोरी घायल हो रखा था बहुत बुरे तरीके से, तो वो थोड़ी दूर जाकर ही बेहोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि एजियो ऑडिटोरी को किसी ने बचा लिया था और वो लेडी उससे कहती है कि तुम्हें मार्कियावेली से मिलना होगा। अब ये मार्कियावेली वही बंदा है जो कि इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि एजियो ने जो है रॉड्रिगो बोर्जिया को मौका होने पर नहीं मारा था। यहाँ पर वो लेडी कहती है कि तुझे मार्कियावेली से मिलना होगा, और इधर हम देखते हैं कि एजियो ऑडिटोरी अभी रोम में ही है जहाँ पर चेज़ारे बोर्जिया की जो है हुकूमत चलती है, और चेज़ारे बोर्जिया ने यहाँ की हालत जो है बिल्कुल ही ख़राब कर रखी है। मतलब किसी को भी ठीक से फलने फूलने दे ही नहीं रहा है, सब तरफ अपनी ही हुकूमत उसने चला रखी है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिनों तक की बात नहीं थी क्योंकि एजियो ऑडिटोरी द फिरेंसे यहाँ भी आ चुका है। लेकिन एजियो के लिए यहाँ पर अच्छी बात ये होती है कि चेज़ारे बोर्जिया अभी समझ रहा था कि एजियो ऑडिटोरी की कहानी ख़त्म हो चुकी है, वो मर चुका है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह अभी ज़िंदा है और मेरी ही कहानी ख़त्म करेगा। यहाँ पर मार्कियावेली की बात मान करके एजियो ऑडिटोरी जो है वो चेज़ारे बोर्जिया के झंडों को जला देता है, उसके वॉच टावर्स को तबाह कर देता है और यहाँ पर मज़दूरों के लिए दुकान भी खुलवा देता है, ये संदेश देते हुए कि अभी चेज़ारे बोर्जिया का हुक्म यहाँ पर और ज़्यादा नहीं चलने वाला है। It seems the stable is now available for purchase. यहाँ पर एजियो मार्कियावेली से मदद मांगता है कि उसकी जो फ्रेंड थी या फिर बोलूँ लवर थी कैटरीना, उसे जो है चेज़ारे बोर्जिया ने अभी बंदी बना के रखा हुआ है। तो वो मार्कियावेली से रिक्वेस्ट करता है कि तुम किसी भी तरीके से कैटरीना का पता लगाओ कि वो इस वक्त कहाँ है, जिससे कि एजियो जा कर के उसे आज़ाद करा सके। यहाँ पर एजियो अकेले चेज़ारे बोर्जिया की इतनी बड़ी आर्मी का सामना कतई भी नहीं कर सकता था, और उसके जो दोस्त थे वो भी अपनी ही मुसीबतों में फंसे हुए थे। इसलिए यहाँ पर एजियो फैसला करता है कि वो पहले अपने दोस्तों को उनके जो भी जंजाल हैं उनसे बाहर निकालेगा और तब चेज़ारे बोर्जिया पे हमला करेगा। इसके लिए वो पहले अपने दोस्त बार्थोलोमियो की मदद करता है। हाँ, उसका वही दोस्त जो असेसिन्स क्रीड 2 में बहुत ही खिसकी हुई खोपड़ी वाला दिखाया गया था, और इस गेम में भी वो ऐसा ही है। यहाँ पे बार्थोलोमियो का जो किला था वो दो सेनाओं की वजह से अंडर अटैक था। एक थी चेज़ारे की सेना और एक थी उसके पड़ोसी जो जगह थी, जो राज्य था, उसकी सेना। यहाँ पर एजियो उनमें से जो है चेज़ारे बोर्जिया की जो सेना है उसके सैनिकों को ढेर कर देता है, जिससे कि बार्थोलोमियो दूसरी सेना के ऊपर भी अपनी पकड़ बना लेता है और यहाँ पर बार्थोलोमियो की टेंशनें जो हैं ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इसी मदद को करते हुए यहाँ पर एजियो ऑडिटोरी द फिरेंसे को पता लगता है कि ला वोल्पे सोचता है कि मार्कियावेली एक गद्दार है। जी हाँ, ला वोल्पे ने मार्कियावेली को कई बार चेज़ारे बोर्जिया के आदमियों के साथ बातें करते हुए और कुछ चीज़ें एक्सचेंज करते हुए देखा था, जिससे कि
ला वोल्पे का भी मार्कियावेली पे शक है कि ये जो है चेज़रे बोर्जिया से मिला हुआ है। इस बात को वो एजियो ऑडिटोरी के लिए बताता है, लेकिन एजियो ऑडिटोरी कहता है कि मैं इस बारे में छानबीन करूँगा, बस इतनी सी बात की वजह से हम मार्कियावेली पर शक नहीं कर सकते। और जब एजियो अपने पुराने साथियों से मिलता है प्लस अपनी बहन से भी मिलता है, तो उसे वहाँ जाकर के पता लगता है कि उसकी बहन ने और उसके फेलो असेसियंस ने कटरीना का पता लगा लिया है। उसे एक हफ्ते बाद एक नए कैसल में शिफ्ट किया जाना था, जिसके बारे में अभी एजियो को पता लग चुका था, और उसे शिफ्ट करने वाली कोई और नहीं बल्कि चेज़रे बोर्जिया की बहन थी। हाँ, और ये लड़की है, इसलिए इस पर दया खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी चुकंदर है अपने भाई की तरह। एजियो यहाँ पर उस किले पर पहुँचता है कटरीना को वहाँ से आज़ाद कराने के लिए, लेकिन वहाँ पर एजियो को पता लगता है कि यहाँ पर जो चेज़रे बोर्जिया और उसकी जो बहन है, वो बहन और भाई केवल दुनिया के दिखावे के लिए हैं। असलियत में उनके कुछ और ही खेल चल रहे हैं, लेकिन वो उन दोनों की पर्सनल लाइफ है। इसलिए यहाँ पर एजियो को उससे कोई भी लेना देना नहीं है, एजियो को लेना देना है कटरीना से। तो यहाँ पर उसे ये भी पता लगता है कि जिस सेल में कटरीना को रखा गया है उसकी चाबी यहाँ पर चेज़रे बोर्जिया की बहन के पास में ही है। एजियो उससे चाबी मांगता है और कहता है कि मुझे चाबी दे दे, मेरी तेरे से कोई भी दुश्मनी नहीं है। लेकिन चेज़रे बोर्जिया की बहन उसे चाबी देने से मना कर देती है, इसलिए एजियो उसे उठा करके कटरीना के पास ले जाता है। और कटरीना को पता था कि इसने जो है चाबी कहाँ रखी थी, तो वहाँ से वो चाबी लेकर के अपना सेल खोल लेती है और यहाँ पर वो चेज़रे बोर्जिया की बहन को बेहोश करके निकल जाती है एजियो ऑडिटोरी फिरेंसे के साथ। एजियो यहाँ पर जैसे ही कटरीना को छुड़ा करके लाता है, तभी हमें पता लगता है कि 1-2 दिन के अंदर ही जो है कटरीना यहाँ पर एजियो को छोड़ करके अपने राज्य में निकल जाती है। हाँ, कटरीना का खुद का एक राज्य था जिधर वो रहती है, जिधर वो राज करती है, और यहाँ पर वो एजियो के साथ में नहीं रुकती है। तो एजियो को यहाँ पर प्यार में दूसरा धोखा मिलता है। एक्चुअल में ये पहला धोखा हुआ क्योंकि उसकी जो पहली लवर थी वो मारी गई थी, और यहाँ पर जो कटरीना है वो उसे छोड़ करके चली जाती है। यहाँ पर शहर में घूमते घूमते एजियो को अपना एक पुराना दोस्त मिलता है। जी हाँ, लियोनार्डो दी विंसी। अब यहाँ पर लियोनार्डो दी विंसी के बारे में हमको ये पता लगता है कि वो काफ़ी टाइम से चेज़रे बोर्जिया के लिए और रोड्रिगो बोर्जिया के लिए काम कर रहा था, और उन्होंने ज़बरदस्ती जो है उससे कुछ कैनन्स बनवाई हैं जो कि कहीं कहीं होना जो बड़ी बड़ी आर्मीज़ हैं उनको सेकंडों में ढेर कर सकती हैं। और ये जो कैनन्स हैं इनका जो पता है वो एजियो के लिए बता देता है, और एजियो उन्हें एक एक करके तबाह कर देता है, क्योंकि वो कतई भी नहीं चाहता था कि इन कैनन्स का इस्तेमाल बेगुनाहों की हत्या करने में किया जाए। यहाँ पर एजियो उन कैनन्स को तबाह करने के बाद सोचता है कि चेज़रे को थोड़ा सा और वीक कर दिया जाए, और उसे वीक करने के लिए जो एजियो है वो अपने साथियों से पूछता है कि चेज़रे को पैसा कहाँ से मिलता है। तब उसके साथी उसे बताते हैं कि उसे पैसा दी बैंकर नाम का कोई बंदा देता है। अब ये दी बैंकर कौन है ये यहाँ पर स्टोरी में नहीं बताया जाता है, लेकिन एजियो थोड़ी सी छानबीन करके ये पता लगा लेता है कि ये बैंकर कोई और नहीं बल्कि चेज़रे बोर्जिया का भाई ही है। अब जैसे ही एजियो को ये पता लगता है, एजियो ऑडिटोरी उसके भाई को वहाँ पे मार देता है। और जब एजियो ऑडिटोरी ये सब करने में व्यस्त था, तब हमें पता लगता है कि बार्थोलोमियो की जो पत्नी है उसे चेज़रे बोर्जिया के एक जनरल ने किडनैप कर लिया है, जिससे कि वो बार्थोलोमियो को जो है हरा सके। लेकिन यहाँ पर तभी एजियो ऑडिटोरी पहुँच जाता है और वो बार्थोलोमियो की मदद करता है उसकी वाइफ को छुड़ाने में, और यहाँ पर वो चेज़रे बोर्जिया के उस जनरल को भी ख़त्म कर देता है। एजियो ऑडिटोरी जब वहाँ से लौटता है तो ला वोल्पे जो है फिर से एजियो से कहता है कि तुम्हें मार्कियावेली के बारे में जो है छानबीन करनी होगी, वरना ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है अगर वो चेज़रे बोर्जिया के साथ मिला हुआ है। तो एजियो यहाँ पर उसे इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ता है, तब उसे एक सिमिलर चेहरा देखने को मिलता है जो कि अटैक के टाइम पे ऑडिटोरी विला पे अटैक हुआ था तब उसे दिखा था। अब यहाँ पर एजियो ऑडिटोरी जैसे ही उस बंदे को आवाज़ देता है वो बंदा भाग जाता है। एजियो समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। एजियो उसे पकड़ता है और तब उसे पता लगता है कि मार्कियावेली गद्दार नहीं है बल्कि ये बंदा गद्दार है। यहाँ पर वो बंदा खुद ही एजियो के हिडन ब्लेड को अपने गले में घुसा लेता है और मारा जाता है। यहाँ पर एजियो ऑडिटोरी एक बार फिर से चेज़रे बोर्जिया का पीछा करता है। तब वो एक किले पर चढ़ता है और एक खिड़की में से देखता है कि रोड्रिगो बोर्जिया और चेज़रे बोर्जिया यानी दोनों ही बाप बेटों में किसी बात पे झगड़ा हो रखा था, और वो था एप्पल ऑफ ईडन। जी हाँ,
जो एप्पल ऑफ ईडन चेज़रे बोर्जिया ने अंकल मारियो से छीन लिया था, वो एप्पल ऑफ ईडन अभी रॉड्रिगो बोर्जिया के पास आ गया था और चेज़रे को ये बात कतई भी पसंद नहीं थी। यहाँ पर रॉड्रिगो बोर्जिया चेज़रे को मारने की कोशिश करता है क्योंकि अभी वो जो है बहुत ही ज़्यादा हरामी हो चुका था और अभी अपने राज्य के लोगों पर भी वो बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रहा था। चेज़रे को मारने के लिए रॉड्रिगो एक सेब में जहर मिला देता है, लेकिन तभी चेज़रे की बहन वहाँ पे आ जाती है और उसको बता दे कि इस सेब में जहर है। चेज़रे उस सेब को थूक देता है और बचा हुआ सेब अपने ही पिता यानी रॉड्रिगो बोर्जिया के मुंह में घुसेड़ देता है और वहाँ पर उसे मार देता है। यहाँ पर चेज़रे बोर्जिया को एक बात और पता लगती है कि उसकी बहन को भी ये बात पता थी कि एप्पल ऑफ ईडन अभी रॉड्रिगो बोर्जिया के पास था। इस बात से चेज़रे बोर्जिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर अपनी बहन से उस एप्पल ऑफ ईडन का पता भी पूछ लेता है। इधर एजियो ऑडिटोरी भी उस खिड़की में से होकर के अंदर घुसता है। तब उसकी बहन गुस्से में आकर के एजियो के लिए जगह बता देती है एप्पल ऑफ ईडन की। और गैस वॉट क्या होता है, चेज़रे बोर्जिया से पहले एजियो ऑडिटोरी पहुंच करके उस एप्पल ऑफ ईडन को रिट्रीव कर लेता है, उसे पा लेता है। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि उस सेब को खाने की वजह से चेज़रे बोर्जिया मरा नहीं था, लेकिन बीमार बहुत खतरनाक हो चुका था। एजियो ऑडिटोरी चेज़रे बोर्जिया की इतनी बड़ी आर्मी से अकेला नहीं लड़ सकता था, लेकिन उसके पास अभी एप्पल ऑफ ईडन था जिसकी मदद से वो उसकी आर्मी से बच निकलता है। यहाँ पर एजियो एप्पल ऑफ ईडन की मदद से धीरे धीरे करके चेज़रे बोर्जिया की पूरी आर्मी को ऑलमोस्ट ख़त्म कर देता है और चेज़रे बोर्जिया अभी छुप के रहने लग गया है। अब एक जगह पर एजियो और उसके जो साथी हैं वो चेज़रे को रोक लेते हैं। तब चेज़रे अपनी बची कुची आर्मी से उनके ऊपर हमला करवाने के लिए सोचता है, लेकिन तभी हमें पता लगता है कि बार्थोलोमियो का जो भाई है वो एक सेना का जो है मतलब अध्यक्ष मान लो या फिर उसका लीडर मान लो, वो पीछे से आता है और चेज़रे बोर्जिया को गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ पर चेज़रे बोर्जिया गुस्से में एजियो से बोलता है कि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा दिनों तक बांध के नहीं रख पाएंगे, मैं वापस आऊँगा। ये बात सुन करके एजियो को लगता है कि ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे ही बोल सकता है, इसलिए वो वापस से अपने असैसियन हाइड आउट पर पहुँचता है और लियोनार्डो दी विंसी से बात करता है कि वो आखिर इतना कॉन्फिडेंट क्यों था। तब लियोनार्डो दी विंसी उसे एप्पल ऑफ ईडन का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं और एजियो उस एप्पल ऑफ ईडन का इस्तेमाल करके समझ जाता है कि चेज़रे का एक जनरल है जो कि उसे वहाँ से आज़ाद करा देगा और उसकी सेना को फिर से खड़ा कर देगा। लेकिन ये सब होने में 4 साल लगने थे। एजियो को अब ये जगह भी पता थी और वक्त भी पता था कि आखिर चेज़रे बोर्जिया अपना पहला हमला कहाँ करेगा इस गुमनामी भरी ज़िंदगी से निकल करके। इसलिए पूरे 4 साल बाद एजियो ऑडिटोरी चेज़रे के पास पहुंचता है और वहां पर उसे रोकने की कोशिश करता है। चेज़रे बोर्जिया को अचंभा होता है कि एजियो को आखिर कैसे ही पता लगा कि मैं यहाँ पे ये सब कुछ करने वाला हूँ, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने एप्पल ऑफ ईडन की मदद से फ्यूचर देख लिया था। यहाँ पर एजियो चेज़रे का पीछा करता है और चेज़रे की पूरी आर्मी के सोल्जर्स को काटते पीटते चेज़रे बोर्जिया के पास पहुँचता है। यहाँ पर वो उसे किले की दीवार पे से फेंक देता है, जिससे कि चेज़रे बोर्जिया वहीं के वहीं मारा जाता है। The throne was mine. Wanting something does not make it your right. What do you know? That a true leader empowers the people he rules. I will lead mankind into a new world. Che nessuno ricordi il tuo nome. Requiescat in pace. You cannot kill me. No man can murder me. Then I leave you in the hands of fate. ये सब होने के बाद एजियो ऑडिटोरी एप्पल ऑफ ईडन के उस पीस को एक जगह पर छुपा देता है, एक वॉल्ट के अंदर छुपा देता है। इधर हम देखते हैं कि डेजमंड माइल्स, जिसकी मेमोरीज में ये सारी बातें चल रही थी, उन्हें अभी एप्पल ऑफ ईडन का पता लग चुका है और उसे लेने के लिए डेजमंड माइल्स और उसकी टीम आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें भी एक ऐसा ही होलोग्राम दिखता है जैसा कि असैसिन्स क्रीड 2 गेम में एजियो ऑडिटोरी को दिखा था। बस एजियो को मिनर्वा नाम की एक बीइंग का जो है होलोग्राम दिखा था, लेकिन डेजमंड को जूनो नाम की किसी बीइंग का जो है होलोग्राम दिखता है।
यहाँ पर डेजमंड और उसकी टीम एप्पल ऑफ ईडन के उस पीस तक पहुँच जाते हैं जो कि सालों पहले एजियो ऑडिटोरी ने छुपाया था। अब इधर जैसे ही डेजमंड माइल्स उस एप्पल ऑफ ईडन के पीस को हाथ लगाता है, तभी हम देखते हैं कि आसपास सारी चीज़ें रुक चुकी हैं और अब ये एप्पल ऑफ ईडन जो है उसे कंट्रोल कर रहा था। एप्पल ऑफ ईडन के कंट्रोल में आने की वजह से ही यहाँ पर डेजमंड माइल्स अपना हिडन ब्लेड निकाल करके लूसी अपनी फ्रेंड को मार देता है। अब एप्पल ऑफ ईडन ने आखिर डेजमंड माइल्स से उसकी फ्रेंड क्यों छीनी, क्यों उसी के हाथों उसी की दोस्त का खून करवाया, ये चीज़ हमारे लिए इस गेम में नहीं बताई जाती है। और आखिर ये एप्पल ऑफ ईडन डेजमंड माइल्स की ज़िंदगी में क्या ही रोल प्ले करने वाले हैं, आखिर ऐसा क्या ही होने वाला है भविष्य में कि कैसे ही ये दुनिया तबाह होने वाली है, इस बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया जाता है। ये सारी बातें हमें गेम के आने वाले पार्ट्स के लिए क्लिफ हैंगर दे करके छोड़ दी जाती हैं। सो इस गेम की स्टोरी में था इतना ही। इससे आगे स्टोरी कंटिन्यू होगी असैसिन्स क्रीड रेवलेशंस गेम में, लेकिन फ़िलहाल के लिए असैसिन्स क्रीड ब्रदरहुड की स्टोरी में था इतना ही। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना मेरी तरफ से।